वेलकम बैक टू आवर सेशन 2 ऑन बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे कि एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है। फिर थोड़ा सा हम लोग समझे थे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग दैट इज ई बैंकिंग के बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स एंड बेनिफिट्स टू द बैंक। अब हम लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग फंड को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Under this system, money can be transferred from one account to another account। यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम मनी को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक ट्रांसफर्स वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली टू कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ फ्रॉम कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय। यानी बैंक ट्रांसफर के मदद से कंपनीज आजकल क्या करने लगे हैं, अपने अकाउंट से डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है। द सर्विस सेव्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम द इनकन्वीनियंस एंड रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। और ये सर्विस से फायदा क्या होता है, इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इनकन्वीनियंस जो होता था कि इतना सारा कैश कैरी करना होगा कंपनी को ताकि लेबर को बांट सके, और जो भी स्टाफ का बड़ा अमाउंट है सैलरी का उनको कैश में दो, फिर उनको थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, घर लेके जाने में रिस्क फैक्टर है, वो सबसे बच जाता है सिचुएशन। द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ ईएफटी आर एस फॉलोज। नंबर ए, डायरेक्ट क्रेडिट एंड नंबर बी, डायरेक्ट डेबिट्स। डायरेक्ट क्रेडिट कैसे? सैलरी, पेंशन, डिविडेंड्स ऑन शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कमीशन, रॉयल्टी एटसेट्रा आर डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन। यानी सैलरी आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, अगर आपको कोई पेंशन मिलना है डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा, डिविडेंड ऑन शेयर्स डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सारा चीज जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा। नंबर बी, डायरेक्ट डेबिट्स। लोन इंस्टॉलमेंट, स्कूल फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, क्लब मेंबरशिप फीस, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एटसेट्रा आर डायरेक्टली डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो आपका जो भी खर्चा है, जैसे आपको स्कूल फी देना है, लोन का कोई इंस्टॉलमेंट चुकाना है, कोई प्रीमियम पे करना है एलआईसी का, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारा चीज आप अगर ईसीएस करवा लेते हो अपने बैंक से तो डायरेक्टली ऑन टाइम बैंक से अपने आप पेमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं पेमेंट अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। नंबर वन, पेमेंट आर मेड ऑन ड्यू डेट्स। यानी आपको कभी भी ये चीज का चिंता नहीं रखना होगा, अरे ड्यू डेट आ गया, ये बिल भराना है, वो बिल भराना है, ऑटोमेटिकली बैंक से ड्यू डेट के दिन डेबिट हो जाएगा। नंबर टू, देर इज नो लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट यानी आप मान लो कोई बड़ा अमाउंट पेमेंट करने जा रहे हो किसी पार्टी को, या एलआईसी का प्रीमियम आपको भरना है, हो सकता है बीच रास्ता में आपका कोई रुपया गिर गया हो, किसी तरह से पॉकेट मारी हो गया हो, या कुछ भी, वो सब रिस्क इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। नो एक्सपेंसेस आर टू बी मेड ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस। किसी भी तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई खर्चा नहीं है आपका, बैंक से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देर इज नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश। यानी कैश मिस हैंडल होने का जगह नहीं है। मिस हैंडल मतलब भूल से गिर गया हाथ से, या गलत पेमेंट कर दिया, 500 पेमेंट करना था भूल से 600 रुपया पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई भी गलती जनरली नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस आर एफर्टलेस, और आपको इसमें कोई एफर्ट नहीं करना, कोई टाइम डिवोट नहीं करना। आपका ऑफिस नागा करके या ऑफिस लेट पहुंच के आपको पेमेंट करने जाना होता है। जैसे पहले इलेक्ट्रिक बिल का जनरली एक्सपीरियंस होता है कि जब इलेक्ट्रिक बिल भरने जाना है तो बहुत जन ऑफिस का हाफ डे करते थे, क्योंकि उनको पता है कि आधा दिन तो लाइन लगाने में चला जाएगा इलेक्ट्रिक बिल जमा देने में। तो क्या हो रहा है, तो ये सब क्या होता था, आपका हाफ डे का सैलरी कटता था, वो सारा चीज आपसे अब प्रॉब्लम नहीं करेगा। Number two, ATM, automatic teller machine. ATM is an automatic machine. A customer can withdraw or deposit money with the help of this machine by inserting his or her ATM card. तो एटीएम मशीन में कस्टमर रुपया डिपॉजिट भी कर सकता है और रुपया विड्रॉ भी कर सकता है। उसे सिर्फ अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करना होगा एंड टाइपिंग हिज और हर पर्सनल आइडेंटिटी नंबर दैट इज पिन अपना टाइप करके वो इसमें ये दोनों काम कर सकता है। द एटीएम ऑपरेट्स फॉर ऑल 24 आवर्स। दिस इज मच लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द ह्यूमन टेलर।
बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एटीएम मशीन लगा दो, वहाँ कस्टमर खुद ही आएगा, डिपॉजिट करेगा, खुद ही आएगा, रुपया निकालेगा, आपको कोई एम्प्लॉय का स्पेशली ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता पड़ता है। कहाँ आप 30-40 हज़ार रुपये एम्प्लॉय को सैलरी दोगे पर मंथ, उसके जगह ये एटीएम मशीन आपका फ्री में काम कर देगा। ATMs have begun to assume the role of mini banks। ATM तो अब इतना सारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने लगा है। आपको स्टेटमेंट निकालना है, ATM से निकाल लो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है, स्टॉप पेमेंट करवाना है, कोई भी आपको बैंकिंग फंक्शंस करना है, आप ATM से कर सकते हो। तो क्या है, ये ATM अपने आप में एक मिनी बैंक बन चुका है। Seeing the popularity of ATMs, banks have begun to install other devices such as cash depositing machines in which you can deposit loose cash। यानी आप आजकल बैंक में बहुत जगह देखा गया है कैश डिपॉजिटिंग मशीन्स आ गए जिसमें आप आराम से लूज कैश डिपॉजिट कर सकते हो। पासबुक प्रिंटर हो गया है, इंटरनेट कियोस्क हो गया, इंफॉर्मेशन कियोस्क हो गया, फोन बैंकिंग डिवाइस हो गया है, विच इंश्योर्स दैट ब्रांचेस सी लेस नंबर ऑफ कस्टमर। इससे क्या हो गया है कि ब्रांचेस को ये मदद हो गया है कि आपके ब्रांच में सारा दिन भीड़ नहीं लगा होगा। मोस्ट ऑफ द कस्टमर जिनको ये बस छोटा मोटा हेल्प का ज़रूरत है या छोटा मोटा सर्विसेज का ज़रूरत है, उन्हें आपके ब्रांच में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इन सब डिवाइसेस को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। हाँ, बस एकदम लास्ट मोमेंट पे जब कस्टमर का इन सब सर्विसेज से पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, तब वो लास्ट में अपने ब्रांच विजिट करेंगे। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 91,000 ATMs। अभी इंडिया में अराउंड 91,000 ATMs हैं। नंबर 3, डेबिट कार्ड। अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन अ बैंक। यानी आज जब भी आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलाते हो, बैंक में रुपया जैसे ही जमा कराते हो, आपको एक ATM कार्ड मिलता है। The cardholder can make immediate payment for the goods purchased or services availed with the help of debit card availed provided the seller has terminal facility। यानी आप कोई भी सामान खरीदो या सर्विसेज लो, आप ATM से पेमेंट कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये है कि जिस सेलर से आप सर्विस या गुड्स खरीद रहे हो उसके पास वो टर्मिनल फैसिलिटी होना चाहिए। When the customer presents his debit card, the terminal automatically transfers the money from the buyer's account to the seller's account। बायर अकाउंट से सेलर अकाउंट में ऑटोमेटिकली रुपया चला जाता है। डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम ATM। और डेबिट कार्ड को ही हम ATM कार्ड की तरह भी यूज करते हैं और ATM से अपना मनी विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया डेबिट कार्ड क्या होता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू क्रेडिट कार्ड। Anybody having good reputation can obtain a credit card from a bank। यानी जिसका थोड़ा रेपुटेशन अच्छा है बैंक के साथ, उनका IT रिटर्न फाइल और ये सब पूरा अच्छा से दिखाया हुआ है, तो वो लोग को बैंक वाले क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देते हैं। अ पर्सन need not have money in his bank to get credit card। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपके बैंक में रुपया होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका गुडविल होना जरूरी है। रादर इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या है, एक तरह का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। The name, photo, signature of customer, the name of issuing bank and the date of validity are inscribed in the card। उस कार्ड में आपका नाम, परहैप्स आपके फोटो, सिग्नेचर, कब तक ये कार्ड वैलिड है, ये सब कुछ लिखा होता है। द कार्ड होल्डर कैन बाई गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। और हम क्रेडिट कार्ड की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं। तो क्या होता है, मैं एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको कोई सामान खरीदना है, आप दुकानदार के पास गए, जिस तरह से आप अपना डेबिट कार्ड यूज करते हो और पंच करवाते हो उस मशीन में, सेम उसी तरह से आप अपना क्रेडिट कार्ड पंच करवाओगे, सेलर को पेमेंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है क्या होगा, आपका जो भी अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड अकाउंट है आपके बैंक में, क्रेडिट कार्ड नंबर में वो रुपया डेबिट हो जाएगा। आपको बैंक वाला कुछ 20 या 30 या मैक्सिमम 50 डेज का टाइम देता है कि आप 50 दिन के अंदर ये पेमेंट कर दो। यानी एक तरह से हुआ क्या, सेलर को उसका पूरा पैसा मिल गया, आपको 50 दिन के आसपास का टाइम मिल गया पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और ये 50 दिन के अंदर आपका जब पैसा आएगा आप पेमेंट कर देना। तो इससे होता क्या है फैसिलिटी, कि आपको अभी आपके पास सामान अगर खरीदना है अर्जेंसी में, अभी आपके पास पैसा नहीं भी है तो अभी आप बाई कर सकते हो। दूसरा चीज क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी देता है वो है इंस्टॉलमेंट। अगर आप कोई बड़ा अमाउंट का सामान खरीद रहे हो तो हो सकता है सेलर आपको उधारी दे, नहीं दे, हो सकता है सेलर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे या नहीं दे। पर क्रेडिट कार्ड में एडवांटेज क्या, आप अगर मान लो लाख रुपया का भी कोई सामान खरीद रहे हो और आपका लाख रुपया का लिमिट है क्रेडिट कार्ड में,
आप तुरंत सामान खरीद सकते हो और फिर आप अपने कंसर्न बैंक में फ़ोन करके उस 1 लाख रुपया को 12 महीना 24 महीना का ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लगता है बट आपको साल 2 साल का टाइम मिल जाता है ये अमाउंट पेमेंट करने के लिए। तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड सर्विस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हाउ इज इट फंक्शन। नेक्स्ट, टेली बैंकिंग। अंडर दिस सिस्टम the personal computer of a customer is linked by telephone to the bank's customer. The customer can get information about the balance in his account and latest transaction on telephone. This facility is available all around the clock. यानी यहाँ पर क्या है, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर हो या जो भी, वो डायरेक्टली बैंक के टर्मिनल यानी कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो आप जैसे ही उसमें कॉल करते हो, इसको फ़ोन बैंकिंग भी हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर बैलेंस जानना है या आपने लास्ट कौन सा ट्रांजेक्शन्स किया, ये सारा कुछ जानना है, आप तुरंत वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फिर आपको अगर कस्टमर केयर से बात करना है तो उसका भी ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली उनसे फ़ोन में बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नंबर 6 इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसको हम लोग CBS भी बोलते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन द कस्टमर ऑफ अ ब्रांच। यानी पहले जब CBS नहीं था तो होता क्या था, अगर आपका अकाउंट मान लो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, तो अब क्या होगा, आपको रुपया डिपॉजिट करना है तो आपको उसी ब्रांच में जाके रुपया डिपॉजिट करना होगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, CBS हो गया। CBS यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इसका मतलब अगर आपका अकाउंट मान लो ICICI बैंक में है, तो किस ब्रांच में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अकाउंट हो सकता है ब्रांच A में करवाया, फिर आपने अपना घर शिफ्ट कर लिया, आपके घर के बगल में अब जो ब्रांच है वो है ब्रांच C। तो अब ऐसा नहीं है कि रुपया जमा कराने के लिए आपको ब्रांच A तक आना पड़ेगा, नहीं, आप कभी भी ब्रांच C पे जाके वही सारा फैसिलिटी ले सकते हो, वही सारा सर्विसेज ले सकते हो जो आपको ब्रांच A प्रोवाइड करता। यानी इट डजंट मैटर कि आपने अकाउंट कौन से ब्रांच में खुलवाया था, आप सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया किसी भी ब्रांच से ले सकते हो। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच which has a CBS facility, the customer can operate the same account in all the CBS branches of the same bank anywhere across the country। आप पूरे कंट्री में कहीं भी चल जाओ, आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगा। The bank gives a unique ID to CBS customer which gives him the privilege of opening an account with any of the CBS branches without any formality। और आपको एक यूनिक आईडी मिलता है। उस यूनिक आईडी में क्या होता है, आपका सारा डिटेल्स जो है, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये सारा ऑलरेडी डाला हुआ है। अब क्या होगा, मान लो आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भी अकाउंट खुलवाना है, तो क्या होगा, आप खाली अपना यूनिक आईडी बता दो, दूसरे ब्रांच में ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपको दोबारा से सारा डॉक्यूमेंट्स जमा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन ऑफर्स फॉलोइंग फैसिलिटीज। अब CBS में हम लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। नंबर A, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द अकाउंट्स इन CBS ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। आप बहुत आसानी से फंड्स एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। B, कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द CBS ब्रांचेस। कोई भी ब्रांच से आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। वैसे तो अब ATM है तो हमें ब्रांच में कैश विड्रॉ करने जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इन केस इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। नंबर C, अपडेटिंग पासबुक। आप किसी भी ब्रांच में जाके अपना पासबुक अपडेट करा सकते हो। नंबर D, द फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट लिमिट्स इन ऑल द CBS ब्रांचेस। और सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट जो कॉर्पोरेट लिमिट्स है, आप CBS ब्रांचेस में कहीं पर भी आपको वो सारा फैसिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज SMS अलर्ट। SMS अलर्ट क्या होता है, जब भी आपके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो मनी डिपॉजिट करना हुआ या किसी भी तरह का कोई चार्जेस कटा या कोई भी पैसा विड्रॉ हुआ, तुरंत आपके मोबाइल में SMS आ जाता है कि दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन डन इन योर अकाउंट। Under this service, a customer gives his or her mobile number. The bank records the mobile number in its computer system in the customer's account. Whenever there is a transaction, either debit or credit, there is automatically an SMS on the customer's mobile. आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली SMS आ जाएगा। The SMS states the nature and the amount of transactions, date of transaction and the balance in the account on that date. तो SMS से आपको नेचर, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सब पता चल जाएगा।
ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कोर बैंकिंग एंड एसएमएस अलर्ट। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अल्फाबेट सूप। अल्फाबेट सूप क्या है, यहाँ पर बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म्स हम लोगों ने यूज किया अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है, बस उसी शॉर्ट फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और जान लें। आरटीजीएस के बारे में हम लोग को पता ही है, इट्स अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मैकेनिज्म, और मैंने ऑलरेडी समझा दिया ये क्या होता है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, आपको बैंक में आपका अकाउंट है तो आप कितना भी लिमिट तक डिपॉजिट या फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैक्सिमम 49,999। सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। ECS is electronic clearing service, is a mode of electronic funds transfer from one bank account to another using the services of clearing house, यानी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। CTS और चेक ट्रंकेशन सिस्टम is an online image based clearing system where the checks images are sent electronically, यानी आपको फिजिकल चेकबुक का जरूरत नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चेकबुक है, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन मिल जाएगा बैंक से, आप उस चेकबुक में अपना डिजिटल सिग्नेचर करके किसी भी पार्टी को चेक इशू कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू द बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा जब हम कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, या फिर हम लोग जब स्कूल्स में एडमिशन के लिए जाते हैं, या बहुत जगह ट्यूशन्स में भी होता है कि हमें बोला जाता है इतना रुपया का आप ड्राफ्ट जमा कर दो ना। वो जो बोला जाता है ना ड्राफ्ट जमा कर दो, ये ड्राफ्ट बेसिकली बैंक ड्राफ्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, क्यों नहीं स्कूल्स या कॉलेजेस चेक हम लोग से ले लेते हैं कि भैया ठीक है आप चेक दे दो, ड्राफ्ट क्यों मांगते हैं। अब देखो, चेक के साथ एक रिस्क फैक्टर ये है कि मैंने चेक दे दिया, गारंटी क्या है कि ये चेक बाउंस नहीं होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आप चेक दे दिए, चेक बाउंस होगा। अब क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स लोगों से चेक लिया है, अगर मान लो किसी का बाउंस हो गया तो किसको कहाँ खोजते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट इज लाइक अ चेक विच इज इशूड बाय द बैंक, यानी मैंने एक तरह से आपसे चेक नहीं लिया, मैंने बैंक से चेक लिया। तो बैंक वाला जब चेक इशू करता है ना, तो ये कभी बाउंस नहीं होता, क्योंकि बैंक को सपोज आपको मुझे पैसा देना है, तो आप पहले बैंक वालों को वो रुपया जमा कर देते हो, फिर बैंक वाला आपको वो ड्राफ्ट देता है, यानी बैंक वाला एक तरह से चेक देता है, और फिर वो ड्राफ्ट आके आप मुझे दे दोगे। तो आई एम श्योर कि आपने पैसा बैंक वाले के पास जमा कराया है, तभी बैंक वाला ने ये ड्राफ्ट बना के आपको दिया है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो ड्राफ्ट है ये कभी बाउंस तो नहीं होगा। तो ये आई एम श्योर, मेरे को ये बात का चिंता नहीं है, तो इट इज वेरी सेफ। ठीक है, और एक तरह का लीगल प्रूफ भी हो जाता है। लीगल प्रूफ तो चेक भी होता है, बट चेक में वही बाउंस होने का डर रहता है, रिस्क रहता है। A bank draft is a type of check drawn by a bank either on its own branch or on another bank in favor of a third party. It is payable to the person named in it or to his order, यानी जिस पर्सन का नाम उस ड्राफ्ट में लिखा गया है उस पार्टी को वो पेमेंट किया जाता है। इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, यानी जब तक मेरे सपोज मुझे आपने ड्राफ्ट दे दिया, अब वो ड्राफ्ट अगर मैं अपने बैंक में जमा नहीं कराऊंगा तो बैंक वाला मेरे पास आके नहीं देगा पैसा, अरे भैया आपके पास ये ड्राफ्ट पड़ा है, लो पैसा ले लो। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा बैंक के पास पैसा लेने के लिए, एंड इट इज पेबल बट ऑन डिमांड। आप मांगोगे तो ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं। एंड इज देयरफॉर नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, इसीलिए हम लोग को बहुत बार डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। बैंक ड्राफ्ट इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ मीन्स ऑफ सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये सबसे सेफ मोड है कि इसमें आपका ड्राफ्ट, सपोज आपको यहाँ से कोई दूसरे स्टेट में भेजना है तो आप ड्राफ्ट भेज सकते हो। बीच रास्ता में अगर ड्राफ्ट गिर गया, चोरी हो गया या कुछ भी हो गया तो भी पैसा कहीं नहीं जाने वाला, पैसा तो उस अकाउंट में ही जाएगा जिसका नाम ड्राफ्ट में लिख दिया गया है। तो इट इज वेरी सेफ। द पर्सन हु वांट्स टू परचेज अ ड्राफ्ट फिल्स इन द फॉर्म available with the bank. The form duly filled in along with the amount of the draft plus the commission is paid to the bank. यानी यदि आपको मुझे कुछ पैसे देने हैं तो आप पहले अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक को आप जितना पेमेंट आप मुझे करना चाहते हो वो पेमेंट अमाउंट प्लस कमीशन का कुछ चार्जेस ऐड करके आप बैंक को पे करोगे। फिर बैंक वाला उस अमाउंट का यानी कमीशन को छोड़ के जो पेमेंट बचा उसका एक ड्राफ्ट बना के आपको दे देगा। आप वो ड्राफ्ट मुझे आके दे दोगे, एंड देन मुझे अगर पेमेंट कैश कराना है तो वो ड्राफ्ट को मैं अपने बैंक में जमा कर दूंगा। ठीक है, तो समझ में आया बैंक का प्रोसीडियर क्या है या बैंक ड्राफ्ट किस तरह से काम करता है। फाइन,
अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है बैंक ड्राफ्ट का, उसमें लिखा हुआ है वैलिड फॉर 6 मंथ, यानी ये ड्राफ्ट 6 मंथ तक वैलिड होता है। अगर आप मुझे 6 मंथ पहले ड्राफ्ट देते हो विद इन 6 मंथ, और मैं विद इन 6 मंथ अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, तभी पेमेंट मुझे मिलेगा, वरना ये ड्राफ्ट स्टील यानी कैंसिल हो जाएगा। So a bank draft is a financial instrument used to remit money from one place to another. Anybody can obtain a bank draft after depositing the money in the bank. ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करके कोई भी ड्राफ्ट बनवा सकता है। द बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। द बैंक इशूज अ बैंक ड्राफ्ट एट इट्स ओन ब्रांच एट अदर प्लेसेस और अदर बैंक्स विद विच इट हैज अ टाई अप। ठीक है, तो यानी बैंक कुछ चार्जेस हम लोग से लेगा और बैंक इशू कैसे करता है, ड्राफ्ट इशू करेगा, बैंक ड्राफ्ट एट इट्स ओन ब्रांच, यानी अपने ब्रांच के नाम से ही इशू करेगा, या फिर अगर किसी ब्रांच के साथ या किसी बैंक के साथ उसका टाई अप है तो उस ब्रांच के नाम से भी कर सकता है। द पेई कैन गेट द अमाउंट बाय प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट एट द ड्रॉइज बैंक एट हिज प्लेस। और पेई क्या करेगा, पेई को जिसको रुपया चाहिए उसको क्या करना होगा, ही कैन गेट द अमाउंट बाय प्रेजेंटिंग द बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ड्राफ्ट प्रेजेंट करेगा और अपना पेमेंट ले लेगा। द मेन फीचर ऑफ बैंक ड्राफ्ट आर एज फॉलोज। मनी कैन बी रेमिटेड इजीली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू ड्राफ्ट। नंबर 2, द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर बैंक ड्राफ्ट। नंबर 3, देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर। देखो, डिसऑनर का कोई खतरा नहीं है। सो नाउ यू कैन गेट अ बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन भी हमें ड्राफ्ट मिलने लगा है। फॉर दिस पर्पस ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक रिक्वेस्ट ऑनलाइन टू योर बैंक स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट। दिस अमाउंट टुगेदर विद द बैंक चार्जेस विल बी डेबिटेड टू योर सेविंग्स और करंट अकाउंट और टू योर क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि बैंक में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या क्या होते हैं। हमें अगर ऑनलाइन बैंकिंग सीखना है तो यहाँ पर बहुत कुछ हम लोगों ने जाना ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में। ठीक है, और this is all about this chapter. Thanks for listening to my audio. Next we'll be meeting in our next session on some other chapter. Thank you.